आइए अच्छी खबरों की शुरुआत करते हैं महिलाओं की आजादी से, उनके हक की लड़ाई और उनके हौसले और हिम्मत की खबर से। ये खबर है ईरान से, जहां महिलाओं ने एक बार फिर हिजाब का विरोध शुरू कर दिया है। वहां #NoToHijab सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। महिलाओं ने अपने विरोध के लिए 12 जुलाई का दिन चुना, जब सरकार की ओर से देश में हिजाब और शुद्धता दिवस मनाया जाता है। महिलाएं सड़कों पर उतरी और सरकार के सख्त नियमों का विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान उन्होंने हिजाब उतारकर फेंक दिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में हिजाब का महिलाएं क्यों और कैसे विरोध कर रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। फिर 1989 से पहले ईरान में महिलाओं को मिली आजादी के इतिहास को भी बताएंगे। इस्लामिक देश ईरान में एक नई क्रांति की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, जिसकी सूत्रधार वहां की सैकड़ों महिलाएं बनने में जुटी हैं। इस बार उनकी बगावत हिजाब के खिलाफ है, जो सैकड़ों सरों से उतरकर अब जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। करीब 4 करोड़ 50 लाख महिला आबादी वाले देश ईरान में महिलाओं का एक बड़ा तबका हिजाब के खिलाफ खड़ा हो गया है। हिजाब के विरोध में सैकड़ों महिलाएं तेहरान के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी सड़कों पर उतर आई। अपने सर से हिजाब हटाकर इस्लामी कानून के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रही हैं। मेट्रो रेल में भी हिजाब पहने सफर कर रही महिलाओं से खुद को आजाद करने की अपील की जा रही है। उन्हें फूल देकर नो टू हिजाब अभियान से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। به وجود زنان ایرانی افتخار می‌کنند به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه. हालांकि जैसे हर बगावत को कुचलने का प्रयास होता है, ईरान में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। हिजाब के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिलाओं को सख्ती का भी सामना करना पड़ा। सार्वजनिक जगहों पर खुले सर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उनके साथ बर्बरता से निपटने की कोशिश की। हिजाब से जुड़े ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस वालों ने जबरन गाड़ियों में ठूसने से भी गुरेज नहीं किया। सड़क से सोशल मीडिया तक नो टू हिजाब अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई महिलाओं ने हिजाब हटाकर अपनी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इस अभियान से जुड़ चुकी ज्यादातर महिलाएं अब इस बात से बेफिक्र हैं कि ईरान में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब नहीं पहनना कानूनन जुर्म है। जुर्माने से लेकर जेल की सजा तक का सामना करना पड़ता है। ईरान का कानून कहता है कि वहां 9 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और महिलाओं का घर से बाहर सर ढकना अनिवार्य है। फिर भी सैकड़ों महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए 12 जुलाई का ही दिन चुना, जिसे ईरान की सरकार हिजाब और शुद्धता के राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाती है। इसके बहाने सरकारी एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को सख्ती से लागू करवाने का निर्देश दिया जाता है और यही वजह रही कि तेहरान में कई महिलाओं को कट्टरपंथियों की टोकाटाकी का सामना भी करना पड़ा। कुछ मामलों में तो उनके साथ बदसलूकी भी हुई। फिर भी ईरानी महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपने विरोध को धीमा नहीं पड़ने दिया। उनके इसी हौसले की वजह से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर नो टू हिजाब हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जिसका नेतृत्व ईरान मूल की अमेरिकी पत्रकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने किया। कई ईरानी महिलाओं के वीडियोस और फोटोज पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ईरानी महिलाएं अपना हिजाब हटाकर देश की सड़कों पर नो टू हिजाब कहकर ईरान की सरकार की चूल्हे हिला देंगी। इसे महिला क्रांति कहा जाता है। ईरान में बिना हिजाब पहने चलना अपराध है। ईरानी पुरुष भी हमारे साथ होंगे। महिलाओं के विरोध के स्वर को बढ़ता देख ईरान की सरकार ने एक नया पैंतरा आजमाया। उसकी तरफ से सरकारी टेलीविजन पर हिजाब और शुद्धता समारोह का एक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें 13 महिलाएं हरे रंग के हिजाब और लंबे सफेद कपड़े पहने हुए नजर आई। नृत्य के दौरान ये महिलाएं कुरान की आयतें भी पढ़ रही थी। हालांकि सरकार का ये कदम उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।
इसके साथ ही हिजाब को मौलिक अधिकारों का हनन मान रही महिलाओं ने कट्टरपंथियों के सामने नहीं झुकने का संदेश भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल जिस ईरान में आज महिलाओं को अपने सर से हिजाब हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, वो ईरान 1979 यानी कि 43 साल पहले ऐसा नहीं था। तब धर्म के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का दमन नहीं किया जाता था। रूढ़िवादिता के नाम पर महिलाओं से खाने पीने और पहनने की आजादी छीनी नहीं जाती थी। करीब 4 दशक पहले ईरान भी पश्चिमी देशों की राह पर ही था। पुरुषों की तरह वहां महिलाओं को भी हर तरह की आजादी थी। मनपसंद खान पान और पहनावे को लेकर उन्हें किसी तरह की पाबंदी का कोई सामना नहीं करना पड़ता था। उस समय हर महिला को कुछ भी पहनने, कहीं भी आने जाने और किसी के भी साथ घूमने की आजादी थी। तब ईरान की महिलाओं पर कट्टरपंथी तबके की तरफ से किसी तरह का पहनावा थोपा नहीं जाता था। अभी की तरह ईरान की महिलाओं के सर पर हिजाब तब नजर नहीं आता था। ईरान के ज्यादातर लोग पश्चिमी संस्कृति से काफी प्रभावित थे, जिसमें पश्चिमी देशों से जुड़ा पहनावा भी शामिल था। और तब बेल बॉटम, बड़े कॉलर वाली शर्ट्स, लॉन्ग बूट्स पहनना, लंबे और खुले बाल रखना महिलाओं के लिए बेहद आम सी बात थी। ये फैशन था। कुल मिलाकर उस वक्त ईरान की हर महिला को जो भी ठीक लगता था वो पहना करती थी। वो खा सकती थी, वो पी सकती थी। उन पर कला, संगीत, फिल्म और साहित्य को लेकर भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। तब किसी तरह का क्षेत्र हो, उसको लेकर महिलाएं काफी जागरूक हुआ करती थी। लेकिन फिर 1979 में ईरान इस्लामिक क्रांति हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों के पैरोकार ईरान के शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। फिर धार्मिक नेता अयातुल्लाह खमैनी ने देश की कमान संभाल ली। तब जाकर ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई। शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान के कट्टरपंथी और रूढ़िवादी तबके ने ईरान में पांव पसार लिए। इस्लामिक राज्य की सरकार नए कानून लेकर आई। तब अयातुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद पूरे ईरान में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक सफाई भी आई, जिसमें यह कहा गया कि खुमैनी ने जो कहा उसे सिर्फ एक गुजारिश माना जाए, जिस पर साल 1979 से ही हिजाब पहनने का कल्चर शुरू हो गया। लेकिन 1983 आते आते हिजाब अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद 9 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और महिलाओं का घर से बाहर सर ढककर निकलना अनिवार्य था। अब वहां हिजाब से जुड़े कानून का पालन नहीं करने पर 10 दिनों से लेकर 2 महीने तक जेल की सजा हो सकती है। और इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें 100 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ता है। हिजाब के जरूरी होने के 38 साल बाद पहली बार इस ड्रेस कोड को लेकर आवाज उठी थी, जब विदा मुवाइद नाम की एक महिला ने 27 दिसंबर 2017 को तेहरान की एंगलिब स्ट्रीट पर अपने हिजाब को झंडे की तरह फहरा दिया था और उसके बाद विदा को विल ऑफ एंगलिब स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाने लगा। हिजाब पहनने को लेकर इस तरह के विरोध की वजह से विदा मुवाइद नाम की को करीब 1 महीने की जेल भी काटनी पड़ी थी। हालांकि बाद में अस्थायी तौर पर उन्हें जमानत मिल गई थी। दिसंबर 2017 में शुरू हुए अनिवार्य हिजाब के खिलाफ विरोध करीब 1.5 साल तक चला था। विदा के हौसले को देखने के बाद कई और लोगों ने उनके इस कदम को ईरान की मूल की अमेरिकी पत्रकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद से प्रभावित बताया। 12 जुलाई को जिनके अभियान #नो टू हिजाब से सैकड़ों महिलाएं भी जुड़ गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से ईरान में सड़कों पर महिलाएं विदा मुवाइद की ही राह पर चल पड़ी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो हर हाल में हिजाब से आजादी चाहती हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं का विरोध कितनी बड़ी बात है, समझा रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन।
मुस्लिम महिलाएं इस्लामिक कंट्री में क्लरिकल रिजीम को हेड ऑन लेते हुए बाहर निकल आई हैं हिजाब के विरोध में, और बहुत सी फोटोग्राफ्स भी, वो वीडियो भी डाल रही हैं जिसमें वो अपना हिजाब, अपना हेड जो कवर है उसको हटा रही हैं। इस बात को दिखाता है कि 21st सेंचुरी में महिलाएं जो हैं वो मुखर हुई हैं और बिना डरे एक अपनी आज़ादी की बात कर रही हैं, अपनी पसंद की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि ना तो इम्पोज किया जाना चाहिए किसी पे कि वो हिजाब पहने, और न ही उन पे प्रेशर किया जाना चाहिए कि वो पहने। ये महिलाओं का प्रेरोगेटिव है, वो डिसाइड करेंगी कि वो पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती। पेट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है कि उसने अपनी गाइडलाइन बनाई है जिसको वो चाहती है कि महिलाएं फॉलो करें, उसको फिर वो रिलीजन का नाम दे देती है। 2018 में सऊदी अरब में भी महिलाओं ने इस्लामी ड्रेस कोड के विरोध में नकाब मेरे पैर के नीचे आंदोलन की शुरुआत की थी। कई और इस्लामिक देशों में भी महिलाओं का एक धड़ा हिजाब के विरोध में खड़ा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले हिजाब या फिर बुर्का दोनों को पहनने का मकसद समझें। बुर्के या फिर हिजाब एक ही मकसद से पहने जाते हैं, पर्दा करने के लिए। हिजाब महिलाएं बाल, कान, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने के लिए पहनती हैं, जबकि बुर्का सर से पैर तक शरीर को ढकने के लिए पहना जाता है। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने का चलन है। सऊदी अरब में हिजाब, नकाब या बुर्का पहनना जरूरी है। ईरान में भी हिजाब पहनना अनिवार्य है। इन देशों में इन पर कानून बने हैं। हालांकि पाकिस्तान में हिजाब और बुर्के को लेकर कानून नहीं है। इंडोनेशिया में भी कानून नहीं। वहां महिलाओं की मर्जी पर है कि वो अगर पहनना चाहती हैं तो पहने, नहीं तो वो नहीं भी पहन सकती। हालांकि ऐसे कई देश हैं जहां पर हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने की मनाही है। पाबंदी लगाने वाले देशों में इसके लिए सुरक्षा का हवाला भी दिया है। फ्रांस में साल 2010 से बुर्का या फिर नकाब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांस का कहना है कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए ही पाबंदी लगाई गई है। वहां बुर्का पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चीन में भी सरकारी बसों में हिजाब या फिर नकाब पहनने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे बसों में सफर करने नहीं दिया जाता। डेनमार्क में भी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर मनाही है। साल 2018 में डेनमार्क की संसद से बाकायदा एक कानून पारित करवाया गया था, जिसके तहत डेनमार्क की पुलिस को जुर्माने का भी अधिकार है। यानी अगर कोई महिला नकाब, बुर्का या फिर किसी भी तरह से अपना चेहरा ढकती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जर्मनी में ऐसी पाबंदी सरकारी कर्मचारियों पर है। साल 2017 से जर्मनी में भी सरकारी कर्मचारियों, जजों और सैनिकों को पूरा चेहरा ढकने की मनाही है। श्रीलंका ने सुरक्षा कारणों से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाई है। साल 2019 में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकने की इजाजत नहीं है। साल 2011 से बेल्जियम में भी बुर्का और नकाब पूरी तरह से बैन है। नीदरलैंड में भी साल 2016 से सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी है। वहां भी इस पर कानून बना है। स्कूल से लेकर एयरपोर्ट तक कहीं भी कोई भी अपना चेहरा ढक नहीं सकता। साल 2015 से कैमरून में भी बुर्का पर बैन है। दरअसल उसी साल 2 महिलाओं ने बुर्का पहनकर आत्मघाती हमला किया था, जिसके बाद बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई। इन देशों के अलावा इटली के लोम्बार्डी में किसी भी महिला को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है। खास तौर पर अस्पतालों में और सार्वजनिक जगहों पर ये रोक लागू है। यानी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां हिजाब या बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इनमें से ज्यादातर देशों ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, पर जो लोग इसे धर्म के नजरिए से देखते हैं वो इसे अपनी धार्मिक आस्था पर चोट मानते हैं। जो लोग बुर्का या हिजाब पहनने की वकालत करते हैं, उनका मानना है कि बैन लगाने का मतलब उनके अधिकारों का हनन है, उनसे अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा है। और अब बात भारत के हिजाब विवाद की भी कर लेते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
इस मामले में अगले हफ्ते किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया था और इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी हुआ था। अब रुक करते हैं अगली खबर का, और खबर है ब्रिटेन से, जहां पर इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है और इस इतिहास का निर्माण भारतीय मूल के ऋषि सुनक कर सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। वैसे तो इस रेस में कई नाम हैं, लेकिन फिलहाल ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। एलिमिनेशन राउंड में की वोटिंग में ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा 25% वोट मिले हैं। Making up your mind, Mr. Johnson? Morning. लंदन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट महज घर का पता नहीं बल्कि ब्रिटेन की सत्ता का केंद्र है, क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। अभी तक ये बोरिस जॉनसन का ठिकाना था। सियासी मैदान में बोरिस अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अचानक हवा कुछ ऐसी बदली कि उनकी कुर्सी चली गई। अब सवाल ये है कि इनकी जगह कंजर्वेटिव पार्टी किसे अपना नेता बनाएगी, यानी ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री की रेस में उम्मीदवार तो कई हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री और सबसे लोकप्रिय नाम ऋषि सुनक रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही ऋषि सुनक की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने की प्रक्रिया में ये बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। कंजर्वेटिव पार्टी जिसे संसदीय दल का नेता चुनेगी, वही देश का प्रधानमंत्री होगा। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से रेस में कुल 8 नाम शामिल थे। इनके नॉमिनेशन के बाद एलिमिनेशन राउंड शुरू हुआ, लेकिन इनमें से 2 बाहर हो गए और अब इसमें ऋषि सुनक समेत 6 लोग शामिल हैं। पहले राउंड में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। हालांकि रेस अभी शुरू हुई है और आगे लंबी लड़ाई है। ऋषि सुनक का मुकाबला लिज ट्रॉस, पेनी मॉर्डंट, कैमी बेडिनोक और टॉम टुजेंट के अलावा भारतीय मूल के सुएला ब्रेवरमैन से है। 358 कंजर्वेटिव सांसदों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन जिसे मिलेगा, वही एलिमिनेशन राउंड में बाजी मारेगा। जानकार मान रहे हैं कि ऋषि सुनक के लिए चुनौती आसान नहीं है। हालांकि पेनी मॉर्डॉन्ट के द्वारा उन्हें आने वाले समय में कड़ी चुनौती पेश की जा सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पेनी मॉर्डॉन्ट का जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो मेंबरशिप बेस है, उसमें उनकी काफी पकड़ है और इस लिहाज से पेनी मॉर्डॉन्ट ऋषि सुनक को आने वाले समय में कड़ी टक्कर दे सकती हैं। वर्तमान समय में अंतिम 2 कैंडिडेट्स को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश एमपीज के द्वारा वोटिंग की जा रही है और इस वोटिंग के सेवरल राउंड्स के बाद अंतिम 2 कैंडिडेट्स का निर्धारण 21 जुलाई तक हो जाने की संभावना है। पहले राउंड में ऋषि सुनक ने जैसी बढ़त बनाई है, उससे उनकी जीत की संभावना बढ़ गई है। पहले राउंड में ऋषि सुनक को 25% यानी 88 वोट मिले। दूसरे नंबर पर पेनी मॉर्डंट हैं, जिन्हें 19% यानी कि 67 वोट मिले, जबकि लिज ट्रॉस को 14% मतलब 50 वोट मिले। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन 9% वोट के साथ 6ठे नंबर पर हैं। तो ब्रिटेन की जो पार्टनरशिप है वो कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
और दोनों ही राष्ट्र अब एक 2030 का मैप रोड तय करने के बारे में विचार कर चुके हैं और भारत और ब्रिटेन सन 2030 तक अपनी जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसे बहुत ही बड़ा रूप देना चाहते हैं ताकि विश्व के दो सबसे बड़े और महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के जो संबंध हैं वो गहरे हों। ब्रिटेन जाहिर है कि विश्व का एक बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के जो संबंध हैं वो और अधिक गहरे और प्रगाढ़ अवश्य होने चाहिए ताकि विश्व में एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। ब्रिटेन के नियम के मुताबिक पार्टी के सांसद अपना नेता चुनने के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं और जिस उम्मीदवार को 30 से कम वोट मिलते हैं वो रेस से बाहर हो जाता है। इस तरह कई राउंड होते हैं और आखिर में सिर्फ 2 उम्मीदवार बचते हैं जिनके बीच आखिरी मुकाबला होता है और जीतने वाला प्रधानमंत्री बनता है। इस तरह एलिमिनेशन राउंड हफ्ते या कई बार महीनों तक चलता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का चुनाव 5 सितंबर को किया जाएगा और वो संसद का सामना 7 सितंबर को करेंगे। लेकिन उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी होगी। ऋषि सुनक और पेनी मोरांट अभी रेस में आगे हैं, लेकिन आखिर तक बाजी किसके हाथ रहेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रिटेन में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। कारोबार हो या फिर मेडिकल, अलग अलग क्षेत्रों में उनका बड़ा योगदान है। आबादी के हिसाब से भारतीय ब्रिटेन की सियासत में भी बेहद अहम है और इस लिहाज से वैसे देखा जाए तो ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये भारतवंशियों के लिए बेहद खुशी की बात होगी। और दूसरा पहलू ये है कि सुनक की जीत ब्रिटेन में एक नया इतिहास भी रच देगी। करीब 200 साल तक ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, ये हम सभी जानते हैं। अब कोई भारतवंशी अगर ब्रिटेन की कमान संभालेगा तो यकीनन ये हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात होगी। फिलहाल ये सवाल बड़ा है कि क्या ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाएंगे। बेशक वो रेस में आगे हैं, लेकिन अभी कई किंतु परंतु हैं। लेकिन आपको भी ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी बात है जो ऋषि सुनक को इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर रही है। सुनक बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं और कोरोना काल के दौरान उनके फैसलों और उनकी नीतियों को खूब सराहा गया था। कोरोना लहर के दौरान पर्यटन उद्योग को सुनक ने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। 2020 में उन्होंने होटल इंडस्ट्री को बड़ा पैकेज दिया था। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। कोरोना काल में ऐसे फैसलों से ऋषि सुनक ने लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, सुनक अब टैक्स कम करने की बातें कह रहे हैं। ब्रिटेन में टैक्स की ऊंची दर एक बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि ऋषि सुनक को न सिर्फ कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन मिलेगा बल्कि पार्टी के सदस्यों का भी उनको साथ मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सट्टा बाजार भी सुनक की जीत का दावा कर रहा है और सट्टा बाजार के मुताबिक सुनक की जीत की संभावना 33% है, जबकि उनके मुकाबले में खड़ी पेनी मोरडॉक की जीत की संभावना 21% है। लेकिन दोनों के सामने अभी फिलहाल एलिमिनेशन राउंड में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने की चुनौती, और ये वोट क्यों अहम है और प्रधानमंत्री चुने जाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि भारत में होता है, ठीक उसी तरीके से पार्टी ब्रिटेन में बहुमत हासिल करती है, वो सरकार बनाती है। इसके लिए पार्टी पहले अपने संसदीय दल का नेता चुनती है। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे टोरी पार्टी भी कहा जाता है, बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अपना नया नेता चुन रही है जो प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी या फिर हम यूं कहें कि टोरी सांसद मतदान करते हैं। 30 से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार रेस से बाहर हो जाते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक 2 उम्मीदवार नहीं बच जाते। 2 उम्मीदवारों के लिए पार्टी के करीब 2 लाख सदस्य पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट भेजेंगे। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी के संसदीय दल का नेता बन जाएगा और प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। मौजूदा परिस्थितियों में ब्रिटेन में अभी फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए एलिमिनेशन का 4 राउंड अभी होने बाकी हैं, यानी कि अभी भी
किसी उम्मीदवार के आगे निकल जाने या फिर पिछड़ जाने की पूरी संभावना है, लेकिन ये जरूरी है कि पहले राउंड के नतीजों के बाद सुनक के पक्ष में हवा बनती नजर आ रही है। 5 जुलाई यानी कि 9 दिन पहले ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया था और 2 दिन में ही हालात ऐसे हो गए कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। तभी से नए प्रधानमंत्री के तौर पर सुनक का नाम चर्चा में आ रहा था। चलिए आपको भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बारे में भी कुछ और जरूरी दिलचस्प बातें बताते हैं। ऋषि इन्फोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि के दादा दादी का जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब में हुआ था, लेकिन वो बाद में 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन में बस गए थे। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और ऋषि 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की और इसके बाद उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां उन्होंने फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के दौरान ही उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई थी, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे और उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया। फरवरी 2020 में ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। बतौर वित्त मंत्री ऋषि सुनक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो ज्यादातर प्रेस ब्रीफिंग में सरकार का पक्ष रखने के लिए सामने आते रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्रिटेन और भारत के अच्छे संबंधों की पैरवी लगातार करते आए हैं। उनकी राय है कि दोनों देशों के बीच बराबरी की साझेदारी होनी चाहिए और ब्रिटेन में भारतीयों के जीवन को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। यानी ऋषि अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर होगी। और फिलहाल एक और शानदार खबर आपको बता देते हैं कि दूसरे राउंड में भी ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं। खबर संसद में इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले शब्दों को लेकर है और इस लिहाज से अच्छी खबर है। और इसके बाद संसद में भाषा और भी मर्यादित हो जाएगी। लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में जब गर्मा गर्म बहस होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से खराब शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसे मुहावरे भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो अपमानजनक होते हैं और कई बार बात कहने का अंदाज खराब होता है और उसे स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों या फिर कहें कि मुहावरों का एक संकलन तैयार किया है और इसे एक तरह से हम डिक्शनरी कह सकते हैं। इस संकलन का नाम है असंसदीय शब्द 2021। असंसदीय शब्द वो होते हैं जिनका सदन में प्रयोग वर्जित होता है। अगर कोई सदस्य उनका इस्तेमाल करता है तो ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है, यानी उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि असंसदीय शब्दों की इस नई सूची में शब्द कौन से हैं। संसद में अगर कोई सदस्य तानाशाह या तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करेगा तो इस संबोधन को असंसदीय माना जाएगा। किसी को जयचंद विनाश पुरुष कहना या फिर किसी को खालिस्तानी करार देना भी असंसदीय माना जाएगा। इसी तरह जुमलाजीवी शब्द भी अब असंसदीय है। हिंदी के ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के भी कई शब्दों को असंसदीय माना जाएगा, जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट जैसे शब्द शामिल हैं। इतना ही नहीं, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, भारी सरकार जैसे शब्दों को भी असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया गया है। गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, कालाबाजारी और खरीद फरोख्त जैसे शब्द भी असंसदीय हैं। इसी तरीके से दंगा, दलाल, दादागिरी, मॉबकर, लॉलीपॉप, संवेदनहीन, मूर्ख, पिट्ठू और सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया गया और इनका इस्तेमाल सदन में नहीं किया जा सकता।
स्पीकर से मुखातब होकर ये कहना कि आप मेरे समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया गया है, भी असंसदीय होगा। असल में लोकसभा में कामकाज के जो नियम है उसमें साफ कहा गया है कि अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक, अभद्र या फिर असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकते हैं। इस नियम के तहत संसद के दोनों सदनों या फिर विधानसभा में कई शब्दों को असंसदीय करार दिया जाता है और ऐसे में शब्दों का अलग से संकलन बनाया जाता है। और ये वैसे कोई पहली बार नहीं कि जब लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों का संकलन बनाया हो। इसकी परंपरा 1956 से शुरू हो गई थी। पिछले साल की कार्रवाई के आधार पर इस साल की सूची को अपडेट किया गया। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उस दौरान इन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय होगा, यानी इस्तेमाल किए जाने पर उनको कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग का संदर्भ देखा जाएगा। अगर उनका इस्तेमाल अपमानजनक नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड में शामिल भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात रफ्तार वाली अच्छी खबर की करते हैं। और ये खबर उस हाईवे की है जो वक्त से पहले बनकर तैयार हो गया। ये वो हाईवे है जहां 296 किलोमीटर का सफर महज 5 घंटे में तय हो जाएगा। ये वो हाईवे है जो बुंदेलखंड को एक नई पहचान देगा। पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इस इलाके में अब विकास की रफ्तार देखने को मिलेगी। चित्रकूट से दिल्ली करीब 650 किलोमीटर का सफर। इस सफर को तय करने में 12 से 13 घंटे लगते हैं, लेकिन अब महज 5 घंटे लगेंगे। यानी दूरी वही लेकिन रफ्तार नई। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। और अब इस लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे की एंट्री होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित करेंगे। आखिरकार वो मौका आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। तैयारियां पुख्ता हैं और उसका कहीं ना कहीं एरियल व्यू से जायजा लिया जा रहा है। यहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो बुंदेलखंड की जमीन से आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि ये वही एरिया है जहां हम इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। भारी संख्या में लोग आने हैं और उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए कि वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। हेलीकॉप्टर्स यहां आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और ऊपर एरियल व्यू से पूरा अंदाजा ले रहे हैं कि आखिर चीजें यहां पर किस तरह की हैं, तैयारियां यहां पर किस तरह की हैं। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश यहां बुंदेलखंड की जमीन से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहां पर बोर्ड्स नजर आएंगे जहां पर क्लियरली लिखा है कि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस से राष्ट्र को समर्पित टैगलाइन दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को विकास की रफ्तार मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, चित्रकूट से इटावा को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली की दूरी को आधा कर देगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। दरअसल सरकारी योजनाओं में लेट लतीफी और देरी से काम पूरा होने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे ने इतिहास बदल दिया। इसे समय से पहले पूरा कर लिया गया। 36 महीने में जिस योजना को पूरा किया जाना था उसे 6 महीने पहले ही पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और अब इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये प्रोजेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बेहद खास है और यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे समय से पहले बनकर आम जनता के लिए तैयार हो गया है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा भी बनाए गए हैं। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसका निर्माण कार्य समय से पहले होने पर 1,132 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भी एक्सप्रेसवेज बने तो वाटर टेस्ट हुआ, अब बारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि वो जब आए उन्होंने वाटर टेस्ट किया और पानी नहीं छलका, तो वैसा ही टेस्ट करने हम भी यहाँ पर आए हैं। मेरे हाथ में एक ग्लास है और उसमें पानी भरा और उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ देखने के लिए कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस टेस्ट को पास कर पाएगा। मेरे सामने जो रोड आपको दिख रही है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है और मैं स्पीडोमीटर भी आपको दिखा रहा हूं जहां अभी 0 है और सामने एक ग्लास है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। अब हमारी गाड़ी यहां से चलना धीरे धीरे शुरू करेगी और 100 तक जाएगी और हम देखेंगे कि क्या मंत्री जी के दावों में दम है या फिर बस हवाई बातें हैं। फिलहाल ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई है और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और ये रोड आप सपाट देख रहे हैं, क्लियर रोड है। जो टेस्ट होता है इसको करने का एक मतलब ये भी होता है जानने के लिए कि रोड जो है क्या वो सपाट है पूरे एरिया में या कहीं उबड़ खाबड़ है, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ होती है तो पानी छलकना लाजमी है, अगर सपाट है तो पानी नहीं छलकेगा। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सप्रेसवे की, जहां पर 100 के पार हमारी गाड़ी इस वक्त पहुंच गई है, पर ग्लास यहां पर नहीं हिला है, ना पानी छलका और 120 के करीब पहुंच गई है। उसके बाद भी ये पानी नहीं छलका है, तो फिलहाल इस टेस्ट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पास कर रहा है क्योंकि हमारे इस पूरे टेस्ट में पानी नहीं छलका। और सामने आपको बोर्ड जो मैं दिखाऊंगा वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, तो माफ कीजिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है और इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टेस्ट पास करता है। और ये सामने देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यहाँ पर बोर्ड और हमारा गिलास, और अभी भी न पानी हिला है न गिलास डगमगाया है। इस एक्सप्रेसवे को एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल पार करने वाले राहगीरों और पशुओं के लिए अलग अलग जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे के हर 50 किलोमीटर पर एक चौकी बनाई गई है। इसमें सुरक्षा और चौकसी के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी और देश को ये सौगात कल देंगे। ऐसे में पूरे प्रोग्राम की तैयारी क्या है ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी समझ श्रीवास्तव। बुंदेलखंड की धरोहर को संजोता बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं आपको हम दिखाएंगे यहां पर किस तरह से सैंड के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे को समझाने का प्रयास किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बना एक्सप्रेसवे प्रदेश और यूपीडा का सिंबल। और यहां पर देखिए किस तरह से जो कारीगर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं और रेत के जरिए पूरे एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। यहां पर ये वही एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा। और आप अगर चित्रों में देखेंगे तो ये सड़क आपको जो दिखाई पड़ रही है ये उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पार्ट है जो लगभग 296 किलोमीटर लंबा है। और ये आप देखेंगे इस तरफ ये नदियों को भी दिखाने का प्रयास किया गया, जो नदियां इस पूरे एक्सप्रेसवे के बीच में आ रही हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये जो धरोहरें हैं बुंदेलखंड की उनको, और पीछे की अगर आप तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इटावा, औरैया, जालौन जो जिले हैं वो दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि राज सुमेर सिंह किला यहाँ का फेमस है, वो आपको पीछे यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा देवकली मंदिर यहाँ पर आपको नजर आएगा, रामपुरा महल नजर आएगा। और यहाँ पर ये देखिए उन महलों को यहाँ पर पिरोया गया है एक तरह से दिखाने के लिए कि आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 290 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और 4 लेन चौड़ा है उसको किस तरह से स्थापित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। यहाँ अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको वन डिस्ट्रिक्ट ओडी। और आखिर में दिल को छू लेने वाली खबर, एक टीचर अपने छात्रों को ज्ञान की अनमोल दौलत देता है, उनको अच्छाई और सच्चाई से वाकिफ कराता है, जीवन मूल्य सिखाता है। इस तरह टीचर समाज का अच्छा भविष्य तैयार करते हैं और इसीलिए आदरणीय होते हैं। ऐसे शिक्षकों से छात्रों का इमोशनल लगाव भी होता है। एक ऐसी ही इमोशनल तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई जहां टीचर के ट्रांसफर पर छात्र फूट फूट कर रो पड़े। देखिए। चलो, अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रहोगे? अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते सब लोग।
बच्चों की आवाज साफ समझ नहीं आई, पर उनके रूंधे गले बता रहे हैं कि जो हो रहा है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। और नीली शर्ट में जो इन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके टीचर हैं। गांवों के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब के नाम से डरते भागते छुपते बच्चों की कहानियां तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन गांव का स्कूल छोड़कर जाते अपने टीचर के लिए बच्चों को यूं फूट फूट कर रोते शायद ही कभी देखा। ये बच्चे यूपी के चंदौली के कंपोजिट स्कूल में पढ़ते हैं और इन रोते मन मसूसते बच्चों के बीच उतने ही इमोशनल होकर खड़े हैं इनके टीचर शिवेंद्र सिंह बघेल। माजरा कुछ ये है कि शिवेंद्र सिंह का दूसरे जिले के स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और इन बच्चों को मालूम है कि आज छुट्टी के बाद जब शिवेंद्र सर घर लौटेंगे तो दोबारा उन्हें पढ़ाने नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, ये नहीं चाहते कि उनके फेवरेट टीचर किसी हाल में यहां से जाए। ये सारा प्यार है जो जोड़ बटोर के बच्चों ने मेरी कमाई के रूप में जिस दिन मैं आखिरी दिन वहां से विदा हुआ हूं, पूरा गांव और पूरे बच्चे छोड़ने आए थे और उनकी आंखें नम थी। बस यही देखकर मेरी भी आंखें नम थी। लगता है कि एक शिक्षक अगर कमाना चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है। मासूमों के प्यार की ये गाढ़ी कमाई हासिल करने में शिवेंद्र को पूरे 4 साल लगे। शिवेंद्र 7 सितंबर 2018 को चंदौली के चकिया में मौजूद इस कंपोजिट स्कूल में ट्रांसफर होकर आए थे। बनारस में रहते थे, सो रोज 2 घंटे बाइक से सफर कर इन बच्चों को पढ़ाने चकिया आते थे। शिवेंद्र ने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी डांटा तक नहीं। बच्चों के साथ बच्चा बनकर पढ़ाया। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते तो शिवेंद्र भी उनके साथ नीचे बैठ जाते। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से प्यार दुलार और अपनेपन की बातें करते। इस चंदौली जिले में बहुत सारी चीजें उम्मीदें लेकर आया था कि मैं कुछ नया कर पाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इन बच्चों के साथ बैठकर मैं पढ़ाई करता था, जमीन में बैठता था उन्हीं के साथ और उन्हीं के अंदाज में पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की। उन्हें पढ़ाया, साथ ही साथ उनके साथ मैच खेलना हो या अदर गेम्स खेलने हो, हर समय एक्टिव रहने की कोशिश करता था, क्योंकि माना यह जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ऐसा होता है जो सिखाता है बच्चों को, जिससे बच्चे सीखना चाहते हैं। वही बात है बेटा। शिवेंद्र को पता था कि अभावों में पल रहे गांव के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी पाना सपना है, इसलिए शिवेंद्र उन्हें भविष्य के इम्तिहानों के लिए भी तैयार कर रहे थे। मैंने बच्चों के बीच में जितना समय हो सकता था पूरा समय दिया और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसरित हों। और सुबह के समय जब असेंबली होती थी, जब प्रेयर होती थी, तब हम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करते थे, जिसे उसे प्राइमरी लेवल जिसे कहते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि गिनती हो, पहाड़ा हो, अर्थ हो, शब्द हो, या सामान्य ज्ञान हो। तो इसे पूरी करने की कोशिश की। उसके अलावा उनकी आर्ट में रुचि हो, क्राफ्ट में रुचि हो, तो क्राफ्ट को लेकर भी हम लोग मिट्टी के बहुत सारे मिट्टी के आप समझिए बर्तन बनवाना या और भी चीजें बनवाने की कोशिश करते थे। कुछ तो बच्चों की बाल सुलभ मासूमियत और कुछ शिवेंद्र का अपना था। बस जिंदगी का कहरा सीखते, खेलते, कूदते यूं ही इन बच्चों के मन की डोर अपने टीचर से जुड़ और 4 साल में लगाव का ये धागा इतना मजबूत हो गया कि आज ये बच्चे अपने टीचर से दूर नहीं होना चाहते। मिलना, बिछड़ना और आगे बढ़ना जिंदगी की किताब के स्वाभाविक चैप्टर, लेकिन इन्हीं पन्नों पर भावनाओं की स्याही में भीगी कुछ यादें इस तरह दर्ज हो जाती है कि ताउम्र हमारे साथ चल रही है। शिवेंद्र के लिए गांव के स्कूल में बिताए आखिरी लम्हे एक ऐसी ही याद है। चलो सब लोग को बाय बाय, बहुत ज्यादा प्यार, चलो ख्याल रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।